करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साइमा शेयर कर रही है। साइमा कहती है आज आपके साथ अपनी कज़न की ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जिसे आज के दिन तक वो फेस कर रही है। मेरी कज़न जिसका नाम सना है, उसे स्टडीज़ का बहुत शौक़ था। हम लोगों ने तो एफए करके स्टडीज़ छोड़ दी थी। वो मास्टर्स करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन करवा दिया लाहौर में। हम लोग बहावल नगर के रहने वाले हैं। आज से 6 साल पुरानी बात है। सना का एडमिशन हो गया लाहौर में। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एडमिशन के साथ साथ अब उसके रहने का भी मसला था, तो वहाँ पर उसके लिए एक हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त करवा दिया गया। मेरे मामू ने उसको वहाँ पर एडमिशन लेके दिया। हॉस्टल में भी उसके लिए कमरा बुक करवा दिया। वो हम लोगों से मिलने के लिए आई। वो बहुत खुश थी और कह रही थी मैं जब भी घर आया करूँगी तो तुम लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। हमारे घर पास पास ही थे। सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैंने उसे कहा कि फ़ोन पर बात रोज़ हुआ करेगी। उसने कहा ठीक है। हम लोगों से मिल के उस रात वहाँ रह के वो चली गई। नेक्स्ट डे मामू उसे लाहौर छोड़ आए। तकरीबन 2-3 दिन तो उससे रब्ता हो ही नहीं सका, बस मैसेजेस पर ही बात होती रही। वो बिज़ी थी, नई जगह थी, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उसका वो जो हॉस्टल था, वो उस हॉस्टल में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो यही कहती थी कि बड़ा अजीब सा हॉस्टल है, यहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ हैं, और वो भी जो लड़की है मुझे कभी कोई मिलती ही नहीं है। जिस कमरे में वो रहती थी अभी उसमें भी कोई और लड़की नहीं थी। इसी तरह से एक रात हम लोग बात कर रहे थे तो कहती कि इस हॉस्टल में मुझे लगता है कि जैसे कोई पुरसरार बात है। मैंने सीखा क्या मतलब पुरसरार बात है। तो वो ये कहने लगी कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं हॉस्टल में बाहर निकलती हूँ, घूमती फिरती हूँ, मेरे कंधे बहुत भारी हो जाते हैं, मेरा सर भारी हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कहीं से किसी लड़की की आवाज़ें आती हैं चिल्लाने की। मैंने उसे कहा कि फजूल बातें मत करो, इन बातों में उलझने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और भी तो वहाँ पर लड़कियाँ हैं। कहती हाँ और भी लड़कियाँ हैं लेकिन बहुत कम है, इस हॉस्टल में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं है। हालांकि ये जो हॉस्टल है बहुत प्यारा भी है, साफ़ सुथरा भी है, लेकिन बस पुरसरार सब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से उससे डेली बात होती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मुझे शाम को कॉल आई और वो ये कहने लगी कि मैंने हॉस्टल में एक बड़ी अजीबोगरीब जगह देखी है। मैंने उससे पूछा क्या मतलब कोई जगह देखी है, कौन सी जगह देखी है। वो कहती है कि वीकेंड था, तकरीबन सारी लड़की ही घर गई हुई थी। बहुत सी ऐसी लड़की थी जो पास पास इलाकों की थी, वो अपने घरों को चली गई। वार्डन जो थी वो गई हुई थी कुछ मार्केट से सामान वगैरह लेने। सिर्फ जो गेट पर अंकल बैठे होते हैं वो थे, या हॉस्टल में मैं अकेली थी। कहती मैं हॉस्टल में बाहर निकली, मैंने अपने कपड़े धोकर पिछले ग्राउंड में तार बंधी हुई थी वहाँ पर अपने कपड़े बिछाने गई। जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई लड़की जैसे रो रही है। मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ें आई। जिस तरफ वार्डन का रूम था उस तरफ एक गैलरी होती थी, वहाँ पर वो हमें जाने नहीं देती थी। आवाज़ें उसी तरफ से आ रही थी। मुझे लगा कि शायद इस तरफ भी हॉस्टल का कोई हिस्सा होगा। मैं चलती हुई उस तरफ चली गई। आगे ही तो आगे मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया। मैंने वो दरवाज़ा खोला तो वो सीढ़ियाँ थी आगे, जिस तरह से कोई तहखाना होता है, बेसमेंट होता है, उस बेसमेंट की तरफ से मुझे आवाज़ें आ रही थी किसी लड़की के रोने की। मैंने आवाज़ दी कि वहाँ पर कौन है, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। सीढ़ियों में लाइट भी लगी हुई थी। मैंने लाइट जलाई तो एक बल्ब जल गया जिसकी रोशनी एंड तक जा रही थी। सीढ़ियाँ 10-12 सीढ़ियाँ थी और अंदर से मुसलसल किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो कहने लगी कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे जाने लगी। जैसे मैं नीचे गई तो ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर भी एक कमरा सा है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी।
मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने पूछा कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा सा आगे होकर मैंने देखा, कमरा बिल्कुल खाली था, कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, लाइट जला कर देखा, मुझे कहीं कोई नजर नहीं आया। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं भागी ऊपर। मैं बहुत ज़्यादा डरने लग गई। मैं अपने कमरे में आई और आकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बस उसके बाद, उस रात के बाद मैं रात को डरने लग गई। मैंने तो वार्डन को ये बताया नहीं था कि मैंने वहाँ पर कोई तहखाना देखा है या मैं वहाँ पर गई भी थी। उसी रात उसने मुझे बताया कि मेरे से कमरे में सोया नहीं जा रहा। जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे कमरे में कोई है। मुझे बाकायदा किसी की आहट महसूस होती है, जैसे कोई कपड़ों की अलमारी को छेड़ता है, जैसे कोई मेरी चीज़ों को छेड़ता है। यहाँ तक कि मेरे मोबाइल को भी किसी ने उठाकर मेरे बेड से दूर रख दिया। मैंने से कहा कि शायद तुम वहम कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, रोज उसका यही काम होने लग गया। अब वो बीमार रहने लग गई। एक दिन हमें हॉस्टल से फोन आया, आपकी जो बेटी है वो बेहोश हो गई है। वो बहुत ज्यादा चीखें मार रही थी। जब हम उसके कमरे में गए तो वो बेहोश हो गई, आप उसको आकर ले जाएं। जैसे मामू को इस बात का पता चला, हम लोग तो सब बहुत डर गए। मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो किसी लड़की ने कॉल उठाई। वो उसी के रूम के साथ वाली कोई लड़की थी। उस लड़की ने बताया कि ये अपने कमरे में लेटी हुई थी, शाम का टाइम था। इसके कमरे से चीखें सुनाई देने लगी, बहुत ज्यादा चीखों पुकार सुनाई दे रहे थे। तो जैसे हम लोग इसके कमरे में गए, दरवाजा खोला तो ये आगे से बेहोश पड़ी थी। शायद इसके ऊपर जिन्नात है, आप लोग इसको यहाँ से ले जाएं वरना इसे कुछ हो जाएगा। ये रात को अक्सर हम लोगों को कभी हॉस्टल के किसी कोने में खड़ी नजर आती है और कभी हॉस्टल के किसी हिस्से में। जब भी रात को बाहर से आवाज आती है हम लोग जाकर देखते हैं तो ये होती है। कभी हॉस्टल के किसी कोने में खड़ी होकर बातें कर रही होती है, कोई भी नहीं होता, अकेली बोल रही होती है। वार्डन ने इसको 2-3 बार मना भी किया है लेकिन ये मानती नहीं है। आज इस पर ये कंडीशन हो गई, आप इसको ले जाएं। हम लोग तो रो रो के बुरा हाल हम लोगों का हो गया। मामू उसी टाइम रवाना हो गए। मामू अगले दिन उसको लेकर आए। रात के वो बेचारे वहां पर पहुंचे, फिर वहां से बुकिंग करवाई गाड़ी की, फिर इसको लेकर आए। जैसे इसको लेकर आए हम लोग सारे उधर ही थे। उसको देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। वो इतनी अजीब लग रही थी, उसको देखकर जैसे रोना आ रहा था। वो ऐसे गुमसुम सी, चुप चुप सी, ना बात कर रही थी ना बोल रही थी। सब उससे पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम क्यों चीखें मारी थी। वो कहती थी नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, बस पता नहीं, कभी बार बार एक नाम लेती थी, किसी लड़की का नाम लेती थी, कभी कोई नाम लेती थी, अजीब सा नाम था, कभी कोई नाम लेती थी, कभी शमसा कहती थी, कभी कुछ और नाम लेती थी। मुझे वो नजर आती है, वो मुझसे मिलने आती है। हम लोग सारे पूछते थे ये कौन है, तुम किसका नाम लेती हो। तो वो कहती थी बस वो एक लड़की है, वो मुझे नजर आती है, वो मेरे कमरे में रहती है, वो मेरे कमरे में आती है। हमें वाज़े फील हो रहा था कि ये अपने हवास में नहीं है। खाना वगैरह उसको दिया गया, वो यूं खाना खा रही थी जैसे सदियों की भूखी है। वो जो सिर्फ एक या हाफ रोटी ऊपर लेती होगी, हमारे बैठे बैठे उसने 4 रोटियां खाई। अभी वो कह रही थी मुझे और रोटियां दो, 2 रोटियां और दे दी, 6 रोटियां खाई, 15-20 ग्लास पानी के पिए। और हम लोग उसको यूं देख रहे थे कि जैसे पता नहीं हम कोई दुनिया की कोई और ही मखलूक देख रहे हैं। फिर उठी जाकर अपने कमरे में सो गई। जैसे ही रात हुई उन लोगों के घर में तो शोर बरपा हो गया। मेरे मामू के घर में उसने छत पर भागना शुरू कर दिया। वो छत पर इतना शोर मचा रही थी, भाग रही थी, बाल खोले हुए थे, अपने छत के चारों हिस्सों में यूं भाग रही थी जैसे गोल गोल चक्कर काटते हैं। इन लोगों ने भागने की आवाजें सुनी, शोर शराबा सुना, आस पास के लोग जमा हो गए। सबको पता चल गया कि इनकी बेटी पर जिन्नात है। बहुत मुश्किल से उसको नीचे लेकर आए। जब छत पर जाकर देख रहा, उसने छत के दरमियान में अजीबोगरीब तरह से गोल दायरा बनाकर ईंटें जोड़ी हुई थी और उनके आसपास भाग रही थी। मामू ने, मुमानी ने बड़े गुस्से से उसको डांटा, रोकने की कोशिश की तो वही कह रही थी मैं खेल रही हूँ, मैं शमसा के साथ खेल रही हूँ। कोई नहीं जानता था ये शमसा कौन है कौन नहीं। हॉस्टल से पूछा यहाँ पर कोई इस नाम की लड़की है, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं है। पता नहीं इसको ये क्या चीज नजर आ रही थी, इसको कौन थी, कोई जिन्नी थी, चुड़ैल आफत थी, अभी कुछ पता नहीं था। मामू ने अगले दिन बात की किसी से, उन लोगों ने बताया एक बुजुर्ग के बारे में। वो घर नहीं आते थे, उनके पास जाना पड़ता था।
अब इसको जब जाने के लिए तैयार किया तो ये कहती थी मैंने जाना ही नहीं, जो मर्जी कर लो, मैंने तो जाना ही नहीं है, वो मुझे मारेंगे, वो मेरी सहेली को मेरे से दूर कर देंगे, ऐसी बातें करती थी। मुझे तो पहचानती ही नहीं थी। मैं उसके पास जाती थी, मुझे कहती थी बाहर चली जाओ, अगर तुम मेरे पास है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और एक दफ़ा उसने ऐसी हरकत भी की। इसी कंडीशन में थी अभी वो, तो मैं उसके पास बैठी हुई, मैं उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या हो गया, तुम तहखाने में गई थी, तुमने वहां पर क्या ऐसा देखा था? जैसे मैंने तहखाने का नाम लिया, उसका चेहरा ऐसे हो गया, उसे बहुत गुस्सा आ गया, उसकी आंखें रेड हो गई। उसने इतनी जोर से खींच कर थप्पड़ मुझे मारा और उसका हाथ इतना भारी था कि मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई किसी भारी भरकम आदमी का हाथ मुझे जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। मैं रोने लगी, मुझे इतनी दर्द हुई। मैं उठकर बाहर जाने लगी तो कहती आइंदा के बाद हॉस्टल का नाम न लेना, नहीं तहखाने का। बस उसने इतना लफ्ज़ बोला। उसके बाद मैं डर गई, मैं उसके पास कभी भी नहीं गई। मैं उसको मैसेजेस करती थी, वो मेरे मैसेजेस देखती भी नहीं थी, उसे होश ही नहीं था मोबाइल का, मोबाइल है भी सही या नहीं। अब उन बुजुर्ग के पास उसको लेकर जाना था तो वो रोने लगी, मैंने जाना नहीं है। एक दो दफ़ा उसने घर से निकलने की भी कोशिश की, रात के वक्त दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की। उसको गली से जाकर पकड़ा। वो भी जब वो घर से बाहर निकली तो चौकीदार ने देखा, उसने उसको रोकने की कोशिश की तो वो भागती हुई जा रही थी। पता नहीं किस तरफ जा रही थी, सड़क पर भाग रही थी, नंगे पाँव नंगे सर। तो जब चौकीदार ने आकर घर बैल दी, उसने बताया मामू बाइक लेकर भागे। मामू कहते हैं कि इतनी जल्दी ये बिल्कुल मेन चौक में पहुंच गई थी। रात 2-2:30 बजे का टाइम था। अब ये जो इसकी सिचुएशन थी ये तो बहुत क्रिटिकल थी। घर को ताला लगाना शुरू कर दिया। उसको रोज मनाते थे कि उन बुजुर्ग के पास तो मिलेगा। उन बुजुर्ग से बात की थी, उन्होंने कहा था जुमेरात वाले दिन लेकर आना, और ये लोग मंडे से तैयारियां कर रहे थे उसको मनाने की। खैर जुमेरात आ गई। अगले दिन इसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं सैर करवाने के लिए, तुम गाड़ी में बैठो। ये वो गाड़ी में ये बैठ गई। बस ये कहती थी शमसा बुला रही है, शमसा के साथ जाना है, वो रात को मुझे लेने के लिए आती है। मुमानी कहती है कि हमने घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी, सिर्फ जो असरात है इसी पर है। अंधेरे में बैठे रहना या फिर रोशनी करना तो अजीबोगरीब चेहरे बनाने लग जाना, और सिर्फ काले रंग के कपड़े पहनने, और किसी कलर के कपड़े नहीं पहनती थी। कहते मैंने पहने नहीं कोई और कपड़े। जैसे उन बुजुर्ग के आस्थाने के पास इसको लेकर गए तो वहां पर जाते साथ इसको फिर दौरा पड़ गया। ये चीखें मारने लगी, आवाज़ बदल गई, हाथ पांव टेढ़े हो गए, गाड़ी से निकलने की कोशिश करने लगे। इतने लोग इसको संभालने वाले थे। वो कहते हैं इसमें इतनी पावर आ जाती थी कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। फिर आखिर वहां पर पहुंच ही गए। उन बुजुर्ग से रिक्वेस्ट की कि लड़की की हालत बड़ी ख़राब है, कोई हमारी मदद करे। वो बुजुर्ग अपने आस्थाने से उठकर बाहर आए और उन्होंने सबको कहा कि पीछे हट जाओ। पीछे हटकर उन्होंने वहीं पर खड़े होकर पढ़ाई की और बुलंद आवाज में इसका नाम लेकर नाम पुकारा, साथ इसके वालिद साहब का नाम लगाकर नाम पुकारा। एक बार पुकारा, वो वैसी हरकतें कर रही थी। 2 बार पुकारा, तीसरी बार पुकारा तो वो चिल्लाकर बोली मेरा नाम शमसा है, मैं सना नहीं हूँ। उनको पता चल गया कि इसके ऊपर कोई मखलूक है। उन्होंने उसी टाइम पानी मंगवाया, पानी दम करके गाड़ी के अंदर बैठी हुई के चेहरे के ऊपर छींटे मारे। जैसे ही छींटे मारे 2 झटके लगे, वो बेहोश हो गई। उसको बेहोशी की हालत में उठाकर उनके आस्थाने पर लेकर गए। वहाँ पर जो औरतों वाला हिस्सा था वहाँ पर उसको लेकर गए। वहाँ पर और भी औरतें थी। सारे इसको देखकर ऐसे घबरा गए, डर के कि पता नहीं यंग लड़की है, इसको क्या हो गया। और जो बुजुर्ग थे, हामिल जो थे, वो आए, उन्होंने पढ़ाई की। उनका ये कहना था इसके ऊपर एक जिन्नी है, और है भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मखलूक नहीं है, ये जिन्नी है। जिस हॉस्टल में ये जाकर रही है वहाँ पर ये उस मखलूक के पीछे गई है। उस मखलूक का बाकायदा वहाँ पर बसेरा है। उस जगह पर जाना मना है। जिस जगह पर ये गई है वो एक अंधेरे कोने में रहती है। घर वालों ने बताया कि जी ये वहाँ पर एक हॉस्टल था, वहाँ पर एक तहखाना था, वहाँ पर इसने कोई आवाज़ें सुनी है। उन आवाज़ों के पीछे जब ये गई है तो ये कहती है मुझे वहाँ पर नज़र कुछ भी नहीं आया। लेकिन उसके बाद ये बीमार रहने लग गई और आखिरकार हम इसे वहाँ से बेहोशी की हालत में उठा कर लाए। हमारी मदद करें, इसको संभालना बहुत मुश्किल है। ये रात भर छत पर चक्कर लगाती है, भागती है, घर से निकलने की कोशिश करती है और शमसा नाम लेती है। उनका ये कहना था ये वही जिन्नी है जिसके ऊपर सवार है।
वो बाकायदा इसके जिस्म में आती है, वो हर वक्त इसके साथ रहती है। ये लड़की आज सेबज़दा हो चुकी है। बाज़ औक़ात मुसलमान जिन्नात जो हैं, अगर उनको कैद कर लिया जाए किसी जगह पर तो फिर वो इंसानों के अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। वो जिन्नी उस हॉस्टल के तहखाने में कैद है। जब उसने इसको अकेले देखा वहाँ पर तो इसने जान के रोना शुरू कर दिया, और जब इसने उसकी आवाज़ें सुनी तो इस पर असर तब ही हो गया था। फिर ये उसकी जगह पर गई तो वो इसके जिस्म में उसी वक्त दाखिल हो चुकी थी। इसका बाकायदा अमल होगा, इलाज किया जाएगा, तब ये ठीक होगी। दम किया उसको। दम करने के बाद मामू मानी बताते हैं कि उन्होंने कुछ तावीज़ात लिखकर उसके आसपास जलाए। थोड़ी देर के बाद उससे होश आ गया, उठकर बैठ गई, दुपट्टा मांगने लगी, दुपट्टा दिया, रोई जा रही थी। अपने अम्मी अब्बू से ये कह रही थी कि मुझे बचा ले, मुझे वो बहुत ज़्यादा डराती है, वो मुझे बहुत तंग करती है, मुझे नज़र आती है। खैर फिर उन्होंने दम किया उसको। उसके बाद 6-7 माह उसका इलाज होता रहा। तावीज़ात के कुछ अमलियात होते थे, पिलाने वाले, नहाने वाले, लगाने वाले, वो सारे काम किए। उस दौरान भी वो कुछ अर्सा बीमार होती थी, उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, सारा सारा दिन सोती थी, सारी सारी रात जाग कर हंसती थी, रोती रहती थी। लेकिन 4-5 माह के बाद वो नॉर्मल होने लगी। पढ़ाई तो वही ख़त्म हो गई। जब 4-5 माह गुजरे वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गई, नमाज़ पढ़ने लगी, हरकतें छोड़ गई। फिर नाबिल के पास लेकर गए, उन्होंने कहा कि उसकी शादी कर दो। शादी उसकी हो गई। शादी के बाद 1 साल वो अपने घर में आबाद रही। 1 साल के बाद उससे वहाँ से डाइवोर्स हो गई। कुछ पता नहीं चलता था, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे। डाइवोर्स हो गई। कज़न के साथ ही शादी हुई थी। उन लोगों को भी समझ नहीं आई, हल्की फुल्की सी लड़ाई हुई तो लड़के ने डाइवोर्स दे दी। कुछ अर्सा फिर अपने वालिदैन के घर में रही, ठीक हो गई थी। सब ये कहते थे कि इसके ऊपर से असरात हट गए हैं। फिर एक और जगह पर उसकी शादी कर दी गई, वहाँ से भी उसको 6 माह के बाद तलाक हो गई। तो उसके वालिदैन बड़े परेशान कि हम क्या करें, इसकी हालत तो दिन ब दिन और ही ख़राब होती जा रही है। फिर 1-2 आमिल के पास लेकर गए। अभी भी उनको वहम था कि शायद कोई और मसला हो। जब आमिल हजरात के पास लेकर गए, उनका ये कहना था कि इसके ऊपर अभी भी वो असरात हैं। मुकम्मल तौर पर उस मखलूक ने इसको अभी भी नहीं छोड़ा। वही है जिसकी वजह से ये आबाद नहीं हो पाती, क्योंकि जब ये शादी इसकी होती है, इसकी ज़िंदगी में कोई और आता है तो वो मखलूक जिन्नी जो है वो उस मखलूक पर, उस इंसान पर हावी हो जाती है। फिर ये उसको तंग करती है, वो इसके जिस्म में नहीं आ सकती। वो फिर अगले इंसान को अग्रेसिव कर देती है, इसके अगेंस्ट कर देती है। लड़ाई झगड़े, इसके अगेंस्ट सबका हो जाना, ये वही असरात है। फिर उन लोगों ने दोबारा उसका इलाज शुरू करवाया। उस इलाज के दौरान उस पर फिर उस मखलूक का कुछ असर हुआ था। फिर से उसकी वही हालत होने लग गई, बैठे बैठे रोने लग जाना, बैठे बैठे हंसने लग जाना। इस बार जब उसका इलाज हो रहा था तो वो एक कॉपी पेंसिल खुद मांगती थी, कहती थी मुझे कॉपी पेंसिल दो। लाकर जब दी, लाते नहीं तो रोती थी। उसने एक किताब के ऊपर, एक बुक थी, स्केच बुक जैसी होती है, ड्राइंग बुक के ऊपर उसने इतने खौफनाक चेहरे ड्रॉ किए। होती वो लड़की ही थी, उसके अजीबोगरीब चेहरे, बैठ के बनाते रहना जैसे बाकायदा कोई उससे बनवा रहा है। कभी जिंदगी में उसने ड्राइंग नहीं की थी, लेकिन अब उसकी ये हालत हो गई थी। 1 साल फिर उसका ऐसे इलाज होता रहा। कभी लेकर कहीं जाते थे, कभी लेकर कहीं जाते थे, बस फिर कुछ ऐसा फिर ठीक हो जाना। अब 6 साल हो गए हैं, अभी भी वो अपने पेरेंट्स के घर में ही है। 2 जगह पर उसकी फिर शादी की कोशिश की गई, लेकिन इनकार हो गया। अब वो कहती है कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। अभी भी इसको कभी कभार बैठे बैठे ऐसी सिचुएशन उसकी हो जाती है, जैसे फील होता है कि उसके ऊपर कुछ है या उसको कुछ नज़र आ रहा है। तो इतने उसके ड्रीम्स थे, मेरी भी शादी हो गई, मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ। लेकिन वो जो वक्त उसके साथ गुजरा था, वो इतनी खुश होकर उस हॉस्टल में गई थी, वहाँ पर उसके साथ जो कुछ हुआ वो आज भी जब याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, उसके लिए दुआ करिएगा। अब उसको दौरे तो नहीं पड़ते, लेकिन उस मखलूक का ये असर है कि उसकी ज़िंदगी में वो शादी नहीं होने देती। इसकी 2-3 जगह पर रिश्तों की कोशिश की है, लेकिन इनकार हो जाता है। सब कुछ ओके होने के बावजूद इनकार हो जाता है। जब हम लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कभी कोई मखलूक नज़र आती है घर में या कहीं भी, कहती है नहीं, मुझे सामने कुछ ऐसा ख़ास नज़र नहीं आता। कभी कभार
मुझे ख्वाब में वो नज़र आती है, उसी हॉस्टल में नज़र आती है, उस पूरे हॉस्टल में वो रहती है, उस पूरे हॉस्टल में उसका बसेरा है, वो चलती फिरती है पूरे हॉस्टल में। लेकिन वो जो तय खाना है जहाँ पर उसने उसको देखा था, वहाँ पर वो मुकीम थी। ये मेरी कज़न की एक कहानी है। सना के लिए आप सभी दुआ करिएगा कि वो ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। बिल्कुल हम लोगों की दुआ है कि सना ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उसकी मदद करे और उसके ऊपर जिस भी मखलूक का बसेरा है वो उससे पीछे हट जाए। इंसान को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या हो सकता है। इसीलिए हमेशा अल्लाह से रहम मांगा करें, हमेशा अपने हक में अच्छी दुआ किया करें। तकलीफ, मायूसी, गुस्से में भी कोई ऐसे लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालने चाहिए जो अल्लाह ना करे किसी भी लम्हे पूरे हो जाए। बढ़ते एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी राहील शेयर कर रहे हैं। राहील कहते हैं हम लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पुरानी बात है। हम लोग सारे जो दोस्त थे, हम लोग पेपर्स दे के फ्री हुए थे। एफए के हम लोगों के एग्जाम्स जो थे, भी रिजल्ट नहीं आया था। तो हम लोग क्या करते थे, गर्मियों का मौसम था, हम लोग शाम को निकल जाते थे घर से। कभी हम लोग क्रिकेट खेल लिया करते थे, कभी हम लोग वैसे ही घूमने फिरने बाहर चले जाते थे। एक दफ़ा हम लोग घूमने फिरने किसी जगह पर गए, हम लोगों ने वहाँ पर एक ग्राउंड देखा। वो ग्राउंड बहुत सरसब्ज, बहुत खूबसूरत, वहाँ पर दरख्त लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, बहुत प्यारी जगह थी। हम लोगों ने वहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। कभी कभी हम लोगों को वहाँ पर और भी लोग नज़र आते थे, यानी जैसे कोई फैमिली है वहाँ से गुजर रही है तो लोग तस्वीरें बना रहे हैं, ये सब हम लोगों ने अक्सर वहाँ पर देखा था। लेकिन वहाँ पर अभी रौनक वगैरह नहीं थी। पता नहीं शायद वहाँ पर कोई सोसाइटी बननी थी, उसका कोई ग्राउंड था, या वहाँ पर ये क्यों बनाया गया था अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आई। इसी तरह से हम लोग एक दिन ग्राउंड में बैठे हुए, शाम का टाइम था, तो मेरा एक दोस्त कहता है कैसर के आओ ज़रा आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग कभी उस साइड पर नहीं गए, उस साइड पर देख कर आते हैं ये ग्राउंड ख़त्म कहाँ पर होता है। ग्राउंड बहुत बड़ा था, बाकायदा वहाँ पर फुटपाथ बने हुए थे और उसको पूरी तरह से खूबसूरत बनाया गया था। शायद आने वाले वक्त में कोई पार्क बनाया जाता। हम लोग चलते चलते खास से आगे निकल गए। हम लोगों का बाइक वो दूर सड़क पर खड़ा था। जब हम लोग आगे गए तो आगे जाकर थोड़ा सा जैसे पार्क का जो हिस्सा है इस ग्राउंड का, वो ख़राब सा फील होने लग गया। जले हुए घास, जले हुए पौधे, जैसे वो हिस्सा बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। वो जितना सरसब्ज और खूबसूरत था, ये उतना ही वीरान, बंजर, टूटे फूटे यहाँ पर वो बेंच थे। शायद ये उसका पुराना हिस्सा होगा। ये अभी हम लोगों के अपने ही सारे एनालिसिस थे। हम लोग आगे चलते गए, हम लोगों को एक दीवार नजर आई, छोटी सी एक दीवार थी। उस दीवार के दूसरी तरफ जब हम लोगों ने देखा, हम लोगों के तो रोंगटे खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था और वो कब्रिस्तान दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान है। वहां पर इतना सब्जा था, इतना सब्जा था। और जब हम लोगों ने देखा, हम लोग डर गए कि ये क्या, ये ग्राउंड का ये जो हिस्सा है ये सारा बंजर है, बियाबान है, ना कोई रौनक है, ना ग्रीनरी है, टूटी फूटी जगह। और वो ग्राउंड का हिस्सा बड़ा खूबसूरत है। इतने में कैसर कहने लगा कि चलो वापस चलते हैं, मुझे यहाँ पर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर कुछ और भी है। हमने से कहा कि बस अब तुम इस जगह को देखते गए हो, तुम साथ ही स्टोरीज बनाने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं वापस। जैसे हम लोग वहाँ से वापस जाने लगे, अभी हम लोग ग्राउंड के दरमियान में थे, उस बंजर ग्राउंड के दरमियान में थे। हमें ऐसी आवाज़ आई जिस तरह से हमें किसी ने पुकारा है, लेकिन आवाज़ बिल्कुल छोटी थी, बच्चा नुमा आवाज़। हम लोगों ने पलट कर देखा तो उसी कब्रिस्तान वाली दीवार के ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ था, छोटा सा बच्चा होगा, बिल्कुल इतना सफ़ेद उसका कलर था, इतना सफ़ेद कलर था, किसी इंसान का वो कलर हो ही नहीं सकता। और हमें आवाज़ दे रहा था। इतने में कैसर ने कहा कि भागो यहाँ से। हम लोग जब वहाँ से भागे, उस ग्राउंड में हमने जाकर देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। पहली बार थी जब हमने अपनी ज़िंदगी में जिन्नात के बच्चे देखे या जिन का बच्चा देखा, या वो खुद कोई जिन था जैसे बच्चों के रूप में सामने आया, जो भी था। हम लोग तो बहुत खौफजदा हुए। वहाँ पर आए, 2 मिनट सांस निकाला, अब दूर से हमें जगह की निशानदेही हो गई।
हमें वो दीवार तो नज़र आ रही थी। हम लोगों ने फ़ौरन अपनी बाइक ली, हम लोग वापस आ गए। 1-2 दिन हम लोग ग्राउंड वाली तरफ गए ही नहीं, लेकिन घर आकर हम लोगों के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ। ना हमें कोई डर लगा, ना हमें किसी चीज़ ने डराया। हम लोगों ने कहा कि लगता है उसके असरात उस हद तक ही है, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे मैंने बातों बातों में घर जिक्र किया तो अम्मी ने मुझे मना किया कि उस ग्राउंड की तरफ मत जाना, वहाँ पर जिन्नात है। इसीलिए वो पूरा ग्राउंड का जो हिस्सा है वो बंजर भैया बान हो गया, तो बड़े सख्त जिन्नात है, वहाँ पर ना जाना। हमने उन्हें कहा कि ठीक है। मैं कैसर की तरफ गया तो उसने कहा चलो चलते हैं। आज हम लोग फिर उस ग्राउंड की तरफ चले गए। आज हम लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर गए थे। हम सबको भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने मार्केट से खाने पीने का सामान लिया और वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि छोटी सी पिकनिक भी कर लेंगे और टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। वहाँ पर हम लोग बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातें करते करते खाते पीते टाइम का आइडिया नहीं हुआ मगरिब होने वाली होगी। जैसे मगरिब की अजानें शुरू हुई, हम लोग उठे के भी चलते हैं। जैसे गर्मियों में मगरिब लेट होती है, अंधेरा नहीं होता, तो वही सीन था अभी भी। अभी हम लोग वहाँ पर बैठे बातें कर ही रहे थे, हमें फिर आवाज़ें आने लग गई, जैसे हमें कोई आवाज़ें दे रहा है। तभी हम लोगों की नज़र पड़ी तो हम लोग क्या देखते हैं, वही कल वाला बच्चा था, उसके साथ एक औरत थी। वो सामने कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े थे और बाकायदा तौर पर इशारा करके हमें बुला रहे थे। हम लोगों की जब उन पर नजर पड़ी, हम लोग तो यूं हो गए जैसे पता नहीं हमारे साथ हो ही क्या गया है। हम लोग इतना डरे कि हमारी चीखें निकल गई। वो इतने क्लियर थे और ऐसे हमें आवाजें दे रहे थे जैसे हमारे पीछे लग गए। हम लोगों ने जैसे बाइक से अपने सीधे किए, बाइक अपने रोड पर लिए, जब हम लोगों ने वो गायब हो गए, थे ही नहीं वहां पर। हम लोग मेन रोड से अगली तरफ आए, उस कब्रिस्तान को देखने की तरफ कि वो कब्रिस्तान किस इलाके का है। उस सड़क पर आए, इतना हम लोग क्रॉस करके आगे आए, वो जो औरत थी और वो बच्चा जो था हमें बीच कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर बैठे हुए नजर आए। हम लोग फिर आगे नहीं गए, हमने वहीं से अपना बाइक टर्न किया और घर आ गए। उस रात हम लोग थोड़ा डरे थे, जैसे मुझे भी नींद में झटके से लगे, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया है। कैसर का भी सर थोड़ा भारी हो गया। फिर हमें घर वालों ने मना कर दिया कि अब उस ग्राउंड में गलती से भी ना जाना। एक हम लोगों का दोस्त था, तो उसके कुछ रिलेटिव्स उन्हीं साइडों पर रहते थे। उनसे हमने पूछा कि शायद उनको कुछ पता हो। वो कहते कि मैंने उनसे पूछा था, उनका ये कहना है कि ये जगह गैराबाद इसीलिए हुई है कि यहाँ सेफ ज़्यादा जगह। ये ग्राउंड पहले बहुत ज़्यादा वो रौनक होता था, लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ बैठते थे, पिकनिक मनाते थे, बच्चों को लेकर आते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस कब्रिस्तान वाली दीवार के पास से बच्चों के ऊपर जैसे असरात होने लग गए, लोग डरने लग गए। फिर वो जगह बिल्कुल वीरान हो गई और पार्क का वो हिस्सा ही जल गया। उधर ग्रीनरी का सब एक पत्ता भी नहीं था, सब कुछ जला हुआ था। और ये उन्होंने कहा था कि निशानी है जिन्नात की। उसके बाद हम लोग उस ग्राउंड की तरफ नहीं गए। तो ये हमारी एक कहानी थी उस ग्राउंड की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिल आपका। जैसे देखिए, अब इस कहानी से हमें यही एक सबक मिलता है कि जब भी आप लोगों को पता लग जाए कि एक जगह पर आप एक मखलूक को देख आए हैं, आप लोगों ने इसको महसूस कर लिया है, नज़र भी आ गई है, फिर वहां पर दोबारा जाना किसी हमाकत से खाली नहीं होता। मुझे नहीं समझ आती कि लोग क्यों अपनी ज़िंदगी को जानबूझकर ऐसी चीज़ों में डालते हैं कि एक जगह का पता लग जाए उसके बावजूद वहां पर जाना। शायद कुछ लोग इंतज़ार में होते हैं कि हम लोगों को नुकसान हो तो हम लोग पीछे हटें। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, जिन्नात से कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि आपको पता चल जाए वहाँ पर जिन्नात है तो उनके पीछे जाएं। अपनी ज़िंदगी की हिफाजत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पुरसरार वाक़यात में भी हॉरर वाक़यात आएंगे, उनको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। माह रमज़ान का मुबारक महीना अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, तो इसमें ढेरों दुआएं मांगे। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहे खुश रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।